नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 24 के अंतर्गत इस बहमनी साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, अगर बहमनी साम्राज्य का अगर ओरिजिन देखा जाए यहाँ पे, तो पूरी तरीके से आपको दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब खिलजी वंश के अंतर्गत जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो अपने जो गुलाम होगा मलिक कफूर से जब दक्षिण भारत का जब विजय अभियान करवाएगा, तो उसी समय से देखेंगे तो ये जो जो इलाका था, जो आप कह सकते हैं कि देवगिरी का जो इलाका था, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, उन सारे क्षेत्रों पे उसी समय से देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गया था। आगे चल के वो सारा ही क्षेत्र उस तुगलक वंश के अंतर्गत, खासकर अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात किया जाए तो देखिए पूरा का पूरा जो क्षेत्र था इस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ चुका था। इसीलिए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित भी किया था इस दौलताबाद के तरफ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब तुगलक की असफल प्रशासनिक नीतियों की वजह से, खासकर वो 5-5 योजनाओं को लागू किया, जिसके वजह से उसके ही अपने क्षेत्रों में कई सारे विद्रोह हुए, जिसके वजह से बहुत सारा जो क्षेत्र सेपरेट हो गया, उससे अलग हो गया। अब उसी संदर्भ में इस बहमनी साम्राज्य को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए मुस्लिम जो लोग थे, यहाँ पे खासकर यहाँ पे जो प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित कर रहे थे उस मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत होके, अब उनको लगा कि अब मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल ही कमज़ोर शासक हो चुका है, अयोग्य शासक हो चुका है, पागल शासक हो चुका है। और उसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हसन गंगू के नेतृत्व में यहाँ पे इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो पूरा इसमें देखिए जानेंगे उदय का कारण क्या है, प्रमुख सुल्तान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार यहाँ से बनता है। और फाइनली एक छोटा सा टॉपिक होगा पतन के कारण। सबको बारी बारी से एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है बहमनी साम्राज्य का उदय। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण में जब साम्राज्यवादी विस्तार नीति को जब अपनाया हुआ था, तो देखिए दक्षिण के अधिकतर भाग पर उसने अधिकार कर लिया था। खासकर अगर हम लोग पांड्य शासकों की बात करें, पांड्य हो गया, ठीक है, या फिर मदुरई आप कह सकते हैं, होयसल कह सकते हैं, वरंगल कह सकते हैं, ऐसे सारे क्षेत्रों पे कभी मोहम्मद बिन तुगलक का पूरी तरीके से अधिकार हुआ करता था। देखिए यहाँ पे अब जब यहाँ पे दक्षिण के भागों पर अधिकार कर लिया, तो वहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियों को लागू करने के लिए, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी तो चीज़ नहीं कर पाया था, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एक लगाम लगाने के लिए अपना व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा कर दिया, अर्थात प्रशासनिक गतिविधियों को लागू करने के लिए, जिससे वो क्षेत्र हमारे अंडर कंट्रोल में हो। अब ये जो प्रशासन जो लाया था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, उसका नाम था देखिए अमीरान ए सदह नामक अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किया गया था, ठीक है, जिसको सादी के नाम से जाना जाता था। मैंने सबटाइटल था, ठीक है, सरनेम के रूप में आप समझ सकते हैं सादी, ठीक है। इसको अधिकार दिया गया था कि पूरे का पूरा इन क्षेत्रों में राजस्व वसूल कर सकता है, और साथ में सैनिक टुकड़ियों का यहाँ पे प्रधान हुआ करता था। अब देखिए, जो व्यक्ति रेवेन्यू वसूल रहा है उसके पास सैनिक हैं, तो बिल्कुल एक सामंतवादी व्यवस्था का लक्षण आपको दिखाई देगा, इक़्तिदारी व्यवस्था का लक्षण दिखाई देगा। अर्थात जो भी व्यक्ति होगा, जो भी ये पद है, बहुत ही पावरफुल था। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये बहुत आगे चल के सब शक्तिशाली हो गया। अब इनको कंट्रोल में करने के लिए शासक की योग्यता पे डिपेंड करता था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की एक से एक जो असफल जो उसकी जो नीतियाँ थी, उसके वजह से इनको, ठीक है, पूरी तरीके से सेपरेट होने का, अलग होने का इनको मौका मिल गया, क्योंकि सब चीज़ तो था ही इनके पास। अब देखिए यहाँ पे यही है मोहम्मद बिन तुगलक का कभी इतना बड़ा देखिए एम्पायर हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे बड़ा जो साम्राज्य इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ करता था। अब यही जो इलाका आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दौलताबाद है, और इधर जो आगे चल के गजपति शासक सब भी आएगा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य से उनका लंबे समय तक युद्ध होते रहता है। अब उन गजपति शासकों का ना कि सिर्फ विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, युद्ध होगा, बल्कि देखेंगे तो इनकी सीमाएं अगर मिल रही है खासकर इन बहमनी शासकों से, तो उनका युद्ध गजपति शासकों का कुछ शासकों के साथ बहमनी साम्राज्य से भी युद्ध होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, लगभग 1347 से लेकर 1526 तक। मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग 180 सालों तक इस बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व रहेगा। लेकिन एक समय के बाद जैसे ही बहमनी साम्राज्य में एक फूट
पड़ जाएगी वहाँ पे, तो फिर वो सारा क्षेत्र अलग हो जाएगा, जिसको आगे चल के दक्कन के सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। अब यही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, पूरा पूरा जो मैप है कह रहा है कि 14वीं सदी में देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में दो बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। नंबर 1 था तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था यहाँ पे बहमनी साम्राज्य। और बड़े मज़े की बात यही है कि कभी ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट हुआ करता था, अर्थात दिल्ली सल्तनत की ही आप जमी पे आप कह सकते हैं, उसके ही अपने क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। तो विजयनगर को तो हम लोगों ने बहुत बखूबी देखा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे इस बहमनी साम्राज्य की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तुगलक शासक के विरुद्ध यहाँ पे देखा जाए उस समय तो सर्वत्र विद्रोह यहाँ पे प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि उसकी नीतियों की वजह से, जो कि मैं तभी से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कई 5-5 देखिए उसकी जो नीतियाँ थी ना, बिल्कुल वो बुरी तरीके से असफल हो चुकी थी, जिसके वजह से जनता में पूरी तरीके से असंतोष था। अब देखिए जनता में असंतोष रहेगा तो कोई न कोई उसको नेतृत्व करने वाला मिल ही जाएगा, और वहाँ पे मिला भी, जैसे कि इस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, कुछ लीडरशिप, कुछ नेता लोग यहाँ पे सामने आ गया। देखिए क्या हो रहा है, तो उसी का लाभ उठाकर जो सादी अमीरों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। अब सादी अमीर यहाँ पे एक पद हुआ करता था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। अब देखिए ये सब यहाँ पे विद्रोह कर दिया कि भाई दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें नहीं रहना है, हमें यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की यहाँ पे स्थापना करना है। अब यहाँ पे इन सब क्या करेगा, तो देखिए दौलताबाद पर ध्यान रखिए, दौलताबाद पर जो कि कभी तुगलक का राजधानी हुआ करता था, देखिए इस पे ये लोग अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे जो एक वरिष्ठ जो अमीर हुआ करता था, लगभग ये बूढ़ा हो चुका है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम था इस्माइल मुख, ध्यान रखिएगा इस्माइल मुख। इसी ने नेतृत्व किया, और इसके नेतृत्व में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लोग दिल्ली सल्तनत से पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसने उपाधि धारण किया सुल्तान की, और आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान की उपाधि वही धारण कर सकता है जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, स्वायत्त हो, जो किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं हो। और ये सुल्तान का पद अगर देखा जाए तो खलीफा से ही यहाँ पे लिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए इसने उपाधि धारण किया सुल्तान नसरुद्दीन शाह के नाम से। अब यहाँ पे देखिए जो भी दक्षिण में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा जो अमीर लोग चला गया था आपको, ठीक है, ये भी मैं बता दूं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी चेंज किया हुआ था तो उसके साथ बहुत सारे जो अमीर थे, उच्च वर्ग के लोग थे, सारे लोग माइग्रेट होकर देखिए दौलताबाद में आके बस गया था, सब महाराष्ट्र में बस गया था। उसमें मैंने बताया भी था कि बड़ा अच्छा एक कोट था कि दिल्ली में जब सारे के सारे, मैंने दिल्ली से जब सारे के सारे अमीरों का जब माइग्रेट हो गया तो दिल्ली में खंडहर टाइप का बच गया था, लोग वहाँ पे नहीं थे, इतनी स्थिति दिल्ली की खराब हो चुकी थी। अर्थात तो सारे के सारे जो लोग कहाँ आ गए, वहाँ पे लिंक करने की ज़रूरत है, वो लोग आ गए यहाँ पे दौलताबाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमीर संघ के जो मुखिया हुआ करता था, एक तुर्की गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था हसन गंगू। अब ये हसन गंगू कोई और नहीं था, बल्कि अगर इसको देखा जाए तो शुरू से ही ये दिल्ली में रह रहा था, और दिल्ली में एक ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत एक नौकर हुआ करता था। लेकिन फाइनली अपनी, ठीक है, सैनिक गतिविधियों के माध्यम से, अपनी, ठीक है, योग्यता, अपनी कुशलता के माध्यम से ये एक ऊंचे पद पर यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यही जो हसन गंगू का था, देखिए आगे चल के अमीर संघ का मुखिया बन गया है। इसको यहाँ पे जो सुल्तान है नसरुद्दीन शाह ने उपाधि दिया, जैसे कि इसको अमीर उमर आता था जफर खां की यहाँ पे उपाधि दिया। अब यहाँ पे इतना तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब ये जो जफर खां है, अर्थात ये जो हसन गंगू है, देखिए क्या कर रहा है, तो सागर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। अब गुलबर्गा नीचे देखेंगे वर्तमान में, ठीक है, तो कर्नाटक के क्षेत्र, बिल्कुल मैंने उत्तरी जो क्षेत्र है, बिल्कुल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में देखने के लिए मिल जाएगा, और सागर पर अधिकार कर लिया। और उस समय अधिकार करने का मतलब है, आपको समझना है यहाँ पे कि ये कभी मोहम्मद बिन तुगलक का क्षेत्र हुआ करता था, अर्थात सीधे ही हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक से भिड़ गया और उसके क्षेत्रों पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। अब इसकी देखिए जो जफर खां का जो, ठीक है, लोकप्रियता बढ़ रहा है अपने लोगों में, और बेचारा इस सुल्तान होकर नसरुद्दीन शाह यहाँ पे बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए इसकी जब लोकप्रियता मिटने लगी इस हसन गंगू को, तो इस्माइल शाह जो कभी ये सुल्तान हुआ करता था, इसको लगा कि अब बेफालतू इसके, ठीक है, पंगा लेना ठीक नहीं है। इसने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया, सत्ता को समर्पित कर दिया कि लो भाई अब तुम ही चलाओ। इसका मतलब, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस्माइल शाह बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरी जो शक्ति आ गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी हसन गंगू के अंतर्गत यहाँ पे आ गई। और 1346 में देखिए इस बहमनी वंश की यहाँ पे स्थापना होगी।
और जब स्थापना होगी तो बाकायदे एक उपाधि लेगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। इस हसन गंगू के द्वारा उपाधि लिया जाएगा। तो अब यहीं से देखिए स्थापना हो गया बहमनी, ठीक है, साम्राज्य की। अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी विस्तार की बात किया जाए, जब ये लास्ट में देखेंगे तो अपने खासकर, ठीक है, महमूद गवाह के समय देखेंगे तो एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, जिसका विस्तार अगर देखा जाए तो विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी हो जाएगा, इसके बाद से गोदावरी का इतना बड़ा प्रवाह क्षेत्र, कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र, बिल्कुल तुंगभद्रा देखिए जो कृष्णा की सहायक नदी है, भीमा नदी, ठीक है। तो काफ़ी उपजाऊपन वाला यहाँ पे एरिया हुआ करता था, और वहाँ पे पहाड़ी एरिया भी हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत सारा रेंज भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो दक्षिण में देखिए यहाँ पे, ठीक है, तुंगभद्रा नदी तक। अब इसमें जो प्रमुख क्षेत्र जो आता था, जो इस सबका कंट्रोल हो गया, देखिए दौलताबाद हो गया, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और गुलबर्गा। अभी टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा जो मैप में आपको मैं बता दूंगा, बिल्कुल ये इमेज क्लियर हो जाएगा आपका कि ये सारा क्षेत्र किन किन एरिया में पड़ता था। आरंभ में देखिए लोग जो राजधानी बनाया था हसनाबाद, हसनाबाद को उस समय गुलबर्गा कहा जाता था, ठीक है। वर्तमान में इसको कुलबर्गी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चल के ध्यान रखिएगा कि राजधानी, ठीक है, बिदर बना लिया जाएगा। तो आगे चल के शासकों के नाम आएगा कि किस शासक ने राजधानी गुलबर्गा बनाया, किस शासक ने राजधानी बिदर बनाया, तो मेरे साथ बने रहिए। बाद में देखिए यहाँ पे मुहम्मदाबाद इसको बनाया गया, अर्थात मुहम्मदाबाद का, ठीक है, बिदर के रूप में जाना जाता है। तो राजधानी स्थानांतरित भी हुआ है आगे चल के। शासन की अगर बात करें यहाँ पे तो 180 वर्षों तक अगर देखा जाए तो इस बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व में यहाँ पे, ठीक है, लगभग रहा ये। और इतने लंबे समय तक रहेगा तो बहुत सारे शासक भी होंगे। तो माना जाता है कि 18 सुल्तानों ने इस बहमनी साम्राज्य पे शासन किया। अब आप समझ सकते हैं कि इन 18 सुल्तानों में सबको पढ़ना तो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 4 से 5 ऐसे सुल्तान हैं जिससे अक्सर प्रश्न बनता है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मुख्य जो यहाँ पे इनका संघर्ष का जो कारण था, सबसे बड़ी समस्या है, देखिए अगर वर्तमान में इस, ठीक है, भारत के अगर मैप को देखा जाए तो ये है, देखिए यहाँ पे ये जो इलाका है बहमनी वाला इलाका है, नीचे विजयनगर साम्राज्य वाला इलाका है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि देखिए विजयनगर वाले, ठीक है, नीचे नहीं आ सकते हैं, चूँकि नीचे कहाँ जाएंगे, श्रीलंका तक तो भाई वो लोग कंट्रोल कर ही लिया था। इनको अब साम्राज्य विस्तार करना है अपने ऊपर की तरफ, अर्थात कृष्णा नदी के ऊपर, अर्थात गोदावरी हो गया, नर्मदा, ताप्ती की तरफ। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इनके साथ वही समस्या थी इस बहमनी साम्राज्य के साथ कि ऊपर जा नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अंडर कंट्रोल में था। इनको आना था नीचे ही, और नीचे आने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य से टकराना। इसीलिए जो मेन कारण है, बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, ये बताया जाता है कि सबसे जो इनकी मेन जो समस्या थी, भौगोलिक समस्या थी, और इनकी साम्राज्य विस्तार था। किसी भी प्रकार का कोई जो धार्मिक नीति इसका कारण नहीं था कि भाई वो हिंदू है इसीलिए अटैक कर रहा है, वो मुस्लिम है इसीलिए अटैक कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि विजयनगर साम्राज्य में भी मुस्लिम सेनाओं की संख्या अच्छी खासी वहाँ पे, ठीक है, रखा गया था। तो कुल मिला के देखिए साम्राज्य विस्तार की चाह और आर्थिक गतिविधियों को, अर्थात इतना बड़ा बड़ा जो नदी वाला जो क्षेत्र था उसके क्षेत्रों पे नियंत्रण करने की वजह से ही लगभग देखा जाए तो जब तक यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का पतन नहीं हो जाएगा तब तक दोनों में संघर्ष होता रहेगा। तो देख पा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य और वारंगल का, ठीक है, वहाँ का भी एक शासक होगा जो बहुत अधिक तो फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइनली ये जब तक रहेगा, ठीक है, टक्कर देते रहेगा उस बहमनी साम्राज्य को। उसके बाद देखिए कृष्णा और, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के बीच का जो रायचूर जो दोआब का जो क्षेत्र है, भली भांति आप लोग परिचित होंगे इस, अगर रेगुलर लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। खासकर कृष्णा नदी और जो तुंगभद्रा नदी के बीच का जो, ठीक है, दोआब वाला जो एरिया है, उसी दोआब को बोला जाता है रायचूर दोआब, ठीक है। तो इसको लेके बहुत बड़ी समस्या थी, और ये देखिए आपस में ये लोग बहुत लंबे समय तक, माना जाता है कि लगभग 200 सालों तक ये लोग संघर्षरत थे। अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आगे चल के बस एक लाइन में मैं बोलूँ कि भाई दोनों संघर्ष कर रहा था, उसमें आपको, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। कुछ शासकों के नाम आएगा, एक बार मैं मेंशन करूँगा, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक। अब इन शासकों को मैंने हाईलाइट कर दिया जो भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम तो यहाँ पे होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, जिसको, ठीक है, हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। तो हसन गंगू ने उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का।
अब इसका जो पुत्र आएगा ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम, इसको मोहम्मद प्रथम के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जब पुत्र आएगा ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये उसका पुत्र नहीं, इसका पौत्र है, ठीक है। पौत्र, पौत्र मतलब होता है नाती, ध्यान रखिएगा नाती। मोहम्मद शाह द्वितीय आएगा, उसके बाद उसका पुत्र आएगा यहाँ पे गयासुद्दीन और शमसुद्दीन। अब यही गयासुद्दीन और शमसुद्दीन होगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो एक व्यक्ति आएगा यहाँ पे ताजुद्दीन फिरोज, बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा ताजुद्दीन फिरोज, ठीक है। चूंकि एक अमीर वर्ग की कैटेगरी से बिलोंग करता है और माना गया कि इसके दोनों ही पुत्रों को, गयासुद्दीन और शमसुद्दीन को, दोनों के अंधा करवा के मार दिया और अपने राजगद्दी को हड़प लिया। लेकिन ये बड़ा योग्य शासक होगा, क्योंकि इसके समय देखेंगे तो ये विदेशियों को बसाने की कोशिश करेगा उस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत, अर्थात एक कल्चरल एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे अरबी मुसलमान हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, तुर्की मुसलमान, फारसी मुसलमान, सबको ये लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले से जो मुसलमान रह रहे हैं देखेंगे तो इसी के समय से दोनों ही जो कैटेगरी है, दोनों ही, ठीक है, जो बाहरी वर्सेस यहाँ पे जो भारत में जो पहले से जो मुसलमान रह रहे हैं उनके दोनों के बीच यहाँ पे संघर्ष की यहाँ पे कारण बनेगा और फाइनली एक बहुत बड़ा कारण होगा उस विजयनगर साम्राज्य के पतन में, क्योंकि यहाँ पे लड़ने लग जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको याद होगा कभी रजिया सुल्तान बाहरी लोगों को आश्रय देती थी, बाहरी लोगों को मतलब, ठीक है, आपको समझना है। तो यहाँ के जो लोग रह रहे थे, भारत के जो मुसलमान जो रह रहे थे, या फिर भारत में जो मुसलमान पहले से आके बस गए थे, तो फिर उनमें टकराहट की स्थिति का यहाँ पे, ठीक है, कारण बना। ठीक यही होगा इस ताजुद्दीन यहाँ पे फिरोज के समय। फाइनली जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो बाहरी जो व्यक्ति लोग हैं यहाँ पे, जो विदेशी लोग यहाँ पे आया हुआ है, मुस्लिम लोग आया हुआ है, एक अपना पपेट शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को ये लोग शासक बना देगा। अब इसका जो पुत्र होगा अलाउद्दीन अहमद शाह यहाँ पे द्वितीय होगा, और फिर अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय का जो ज्येष्ठ जो पुत्र होगा, ध्यान रखिएगा, हुमायूं शाह होगा। हुमायूं शाह का दो अल्पवयस्क जो पुत्र होगा, निजाम शाह और मोहम्मद शाह द्वितीय होगा, ठीक है। अब इसकी संरक्षण के लिए जो आप कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य के सबसे प्रमुख अंगरक्षकों में से एक, संरक्षकों में से एक, जिसका नाम है यहाँ पे महमूद गवाह, ध्यान रखिएगा महमूद गवाह, ठीक है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक, ठीक है, राम राय करके बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था, जिसके समय, ठीक है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ, जो सदाशिव राय का संरक्षक बन के यहाँ पे खड़ा था। वैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे भी आएगा महमूद गवाह, और लगभग 20 सालों तक देखेंगे तो अपनी, ठीक है, सुल्तान की भक्ति में बिल्कुल ही आंख मूंद के, मैंने वो मुझे मूवी याद आता है, जैसे कि बाहुबली में जो देखें कटप्पा को, जो बोल दो वो करेगा, कुछ इस टाइप का होगा महमूद गवाह। काफ़ी अच्छा काम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और फाइनली अंतिम शासक के रूप में माना जाता है महमूद तृतीय, लेकिन अंतिम नहीं है, ठीक है, महमूद तृतीय तक यहाँ पे रिसोर्स मिलता है, 13वें नंबर का शासक है। और ये 18 शासक है, सोचिए सबको पढ़ पाना संभव नहीं है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे जो मैंने रेड, ठीक है, यहाँ पे सॉरी येलो कलर का मैंने इंडिकेट किया हुआ, हाईलाइट किया है, उसी को हम लोग थोड़ा डिटेलिंग करते चलेंगे। बाकी को मैंने लिंक बनाने के लिए यहाँ पे किया हुआ है ताकि कोई समस्या ना हो। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे अलाउद्दीन हसन, अर्थात बहमन शाह, इसको बोला गया हसन गंगू, ठीक है। प्रथम सुल्तान के रूप में इसको जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया हुआ था, बिल्कुल कर्नाटक के क्षेत्रों की तरफ। और ये जो गुलबर्गा था उस समय हसनाबाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मुस्लिम शासक लोग थे, अपने अकॉर्डिंग किसी भी जगह का नाम अपने अकॉर्डिंग लोग रखता था। अपने को देखिए, ठीक है, थोड़ा सा बेहतरीन दिखाने के लिए, जैसे बलबन का मुझे याद आता है कि बलबन ने कैसे एक, ठीक है, आपसियाब वंश से अपने आप को जोड़ा, ताकि एक मान सम्मान एक शासक के रूप में लगे कि भाई उसका वंश इतना बड़ा है। ठीक वैसे ही ये भी कर रहा है। अपने को ईरान के देखिए इस्फंदियार के वीर पुत्र अर्थात बहमन शाह का ये वंशज बता रहा है। अगर ये बता रहा है तो समझिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके शासक तो ऑलरेडी है, सुल्तान तो ऑलरेडी है, लेकिन लोगों में एक गजब का एक होता है ना, भौकाल टाइप का खौफ बनना चाहिए, कुछ इसी टाइप का अपने आप को वंशज दिखा रहा है। तो प्रीलिम्स में कभी कोई पूछता है इसे प्रश्न। इतिहासकार फरिश्ता बोलता है कि यह प्रारंभ में दिल्ली में एक ब्राह्मण के पास एक नौकर के रूप में हुआ करता था, लेकिन अपनी योग्यता और प्रशासनिक कुशलता की वजह से जल्दी ही ये प्रमोट होके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी वहाँ का शासक था उसके प्रभाव में आ गया। देखिए स्वयं को दक्षिण भारत में तुगलक साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझता था, क्योंकि जब ये आ गया दक्षिण भारत में, बिल्कुल देख पा रहे हैं ना, तुगलक साम्राज्य को उत्तराधिकारी समझता था। और इसको लगता था कि संपूर्ण जो दक्षिण में बहमनी शासन के अंतर्गत यहाँ पे लाना जरूरी है यहाँ पे,
क्योंकि अब बिल्कुल प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो जो दौलताबाद का एरिया है नीचे बहुत अधिक दूर नहीं है, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक है। तो उसको लगता था कि ये केंद्र बिंदु है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अगर इस बहमनी साम्राज्य के अंडर कंट्रोल में आ जाए तो बड़ा बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1350 के आसपास वरंगल के शासक इसने कपाया नायक को पराजित किया, अर्थात पूर्वी क्षेत्रों की तरफ ये जो वरंगल का एरिया है, ठीक है, इसके क्षेत्रों को इसने पराजित किया। और देखिए विजयनगर साम्राज्य पर भी इसको आक्रमण करने का विचार आया हुआ था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पहले हो चुकी थी बहमनी साम्राज्य से, तो वहाँ के शासक खासकर उस समय, ठीक है, अच्छे अच्छे योग्य शासक थे, तो माना जाता है कि इसको भी विचार आया था कि थोड़ा दक्षिण की तरफ भी थोड़ा हम चल लें, विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे अभियान कर ले। लेकिन एक उसका एक योग्य आप कह सकते हैं कि विश्वसनीय जानकार जो व्यक्ति था जिसका नाम था सैफुद्दीन गोरी ने परामर्श दिया कि देखो अभी बहमनी साम्राज्य की सैनिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है कि तुम विजयनगर साम्राज्य से टकरा जाओ, तो इसने अपना विचार त्याग दिया। फाइनली हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य पे अटैक नहीं किया। प्रशासन संचालन की यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए इसने प्रशासनिक गतिविधियों को शानदार तरीके से चलाने के लिए, चूँकि काफ़ी लंबा अनुभव था इसको पता था कि किस प्रकार से प्रशासन को लागू करना है, प्रशासनिक गतिविधियों को लागू करना है, जो भी नीति निर्माण योजना को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करवाना है। इसने बाकायदा देखिए अमीर वर्ग का इसने निर्माण किया। अब देखिए संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रांतों में इसने विभाजित कर दिया, जैसे कि गुलबर्गा। अब यहीं जो गुलबर्गा का जो एरिया है, ठीक है, इसी में देखेंगे तो बीजापुर भी सम्मिलित था। ध्यान रखिएगा बीजापुर बिल्कुल मैंने पश्चिमी तटों की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीजापुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे दौलताबाद का एरिया जो बीचों बीच आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र का। उसके बाद यहाँ पे बरार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे बीदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैप में आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, यही है देखिए बीजापुर का एरिया, ठीक है। और ये हो जाएगा अहमदनगर का एरिया, ये हो जाएगा दक्कन की लोमड़ी कहा जाने वाला बीदर का एरिया, बिल्कुल बीच में है जियोग्राफिकल लोकेशन से चारों तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही एक भूआब प्रदेश के रूप में यहाँ पे लैंड लॉक, ठीक है, क्षेत्र के रूप में आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही शानदार है, मौसम वगैरह बहुत शानदार होता है, इसीलिए आगे चल के इस बीदर को अपनी राजधानी बनाएगा एक शासक आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बरार है, यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा गोलकुंडा। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने 5 क्षेत्र बताया अभी से आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नीचे हो जाएगा विजयनगर एम्पायर, और इधर यहाँ पे देखिए उड़ीसा का जो गजपति जो शासक है, देखिए बार बार नीचे आना चाह रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर बंगाल में, ठीक है, वहाँ पे भी कोई न कोई जरूर ही वहाँ का, ठीक है, शासक हुआ करता था। इधर जा नहीं सकता है, दिल्ली सल्तनत में पूरा का पूरा यहाँ पे भाग हुआ करता था, तो ये भी नीचे ही आना चाह रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या का कारण था। ये वाला जो खासकर गोदावरी नदी का जो, ठीक है, डेल्टाई जो एरिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट। दक्षिण के कह रहा है कि हिंदू शासकों को अपने अधीन इसने करने का प्रयास किया और बहुत अधिक हद तक ये सफल भी हुआ हसन गंगू, लेकिन इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पालन करते हुए उस सबसे जजिया कर इसने नहीं वसूला, ठीक है। पश्चिमी समुद्र तट पर जैसे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जैसे दाबुल, ठीक है, दाबुल पर इसने कंट्रोल किया। और 1358 में माना जाता है कि गुलबर्गा में इसका निधन हो गया, ठीक है, और उसकी कब्र भी वहीं पे यहाँ पे बनवा दी गई, ठीक है। और बड़े पुत्र, अब इसके बाद से देखिए इसका बड़ा जो पुत्र आएगा मुहम्मद शाह, ध्यान रखिएगा मुहम्मद शाह को ये मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा, इसीलिए कोई समस्या नहीं होगी, जो कि आम समस्या था खासकर, ठीक है, सुल्तान के पद को लेके। तो इसका बड़ा ही पुत्र यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में घोषित हुआ यहाँ पे, ठीक है, मुहम्मद शाह। अब ये जो इलाका है मैं आपको फिर मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो इलाका है लगभग ये जो बेल्ट है देखेंगे तो बहुत ही अधिक यहाँ पे हेरिटेज प्लेस भी देखने के लिए मिलेगा, खासकर बीदर वगैरह में, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे नाम वगैरह मिलेंगे जो आपको, ठीक है, घूमने के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मोनूमेंट, बहुत सारा मोनूमेंट है वहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मुहम्मद शाह प्रथम। टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना है, बस एक, ठीक है, प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में यहाँ पे लिया गया है ताकि एक लिंक बना रहे, ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ, याद नहीं करना है आपको। तो मुहम्मद शाह प्रथम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है इसका भी। खलीफा का औपचारिक स्वीकृति इसने प्रदान किया। औपचारिक मतलब आप समझ सकते हैं, बस एक होता है ना खानापूर्ति टाइप का, भाई हैं हम, ठीक है, पूरी तरीके से मान्यता दिया है नहीं दिया डजेंट मैटर, औपचारिक स्वीकृति इसने प्राप्त कर लिया कि तुम हो भाई, ठीक है।
अधिकांश समय ध्यान रखिएगा ये भी युद्ध करने में बेचारा व्यस्त रह गया, क्योंकि अपने साम्राज्य विस्तार ये भी करना चाहता था, जैसे कि विजयनगर और वारंगल से ये युद्ध में फंसा रह गया। इसने कपाया जो नायक था, ध्यान रखिएगा, वारंगल का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कपाया नायक से वारंगल का ये शासक हुआ करता था। गोलकुंडा और तख्त फिरोजा को छीना हुआ था। तो गोलकुंडा का क्षेत्र देखिए इधर था, वारंगल की तरफ था गोलकुंडा, ये हो जाएगा बीदर, ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है, एरिया हो जाएगा, इधर अहमदनगर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बीजापुर का एरिया, और इधर हो जाएगा यहाँ पे बरार का एरिया। तो 5 एरिया है। अब ये जो इलाका था गोलकुंडा, देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जो कभी ये वारंगल के अंडर कंट्रोल में था, तो इसको, इससे ध्यान रखिएगा, कपाया नायक से इसको छीना हुआ था, ठीक है, और तख्त फिरोजा को भी इसका छीन लिया था। उसके बाद बुक्का के विरुद्ध युद्ध में पहली बार, अब बुक्का कोई और शासक नहीं है बल्कि आपको याद होगा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, संस्थापक के रूप में बुक्का का भी नाम आता है। तो बुक्का के विरुद्ध युद्ध में पहली बार बारूद और तोपखाने का माना जाता है किसने प्रयोग किया था, जो कि ऑलरेडी मैंने विजयनगर साम्राज्य में आपको बताया हुआ था। अत्यधिक मदपान के कारण बेचारा मोहम्मद शाह की 1375 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद देखिए 2 बहुत ही कम अवधि वाले शासक आएंगे, जैसे कि एक का नाम है मुजाहिदीन शाह बहमनी, एक हो जाएगा दाऊद शाह बहमनी। दाऊद शाह बहमनी अमीरों का ये, ठीक है, पुत्र हुआ करता था। अमीरों ने उसको, ठीक है, राजगद्दी पे बैठा दिया। मैंने यहाँ पे रिलेशन, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं करना है कौन कौन यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है मोहम्मद शाह द्वितीय, 1378 से लेकर 1397 के बीच। माना जाता है कि दिल्ली का ये 5वें नंबर का, बहमनी साम्राज्य का ये 5वें नंबर का सुल्तान हुआ करता था। दर्शन व कविता में काफ़ी इसकी अभिरुचि थी, इसीलिए इसको, इसी वजह से इसको एक उपाधि मिला जिसका, ठीक है, नाम है दूसरा अरस्तु। प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ देगा दूसरा अरस्तु को कि, ठीक है, किसके नाम से यहाँ पे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा दूसरा अरस्तु हो जाएगा मोहम्मद शाह द्वितीय। 1397 में इसकी भी फाइनली यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। इसके मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होगा गयासुद्दीन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे शमसुद्दीन। ये दोनों को ही यहाँ पे माना जाता है कि एक व्यक्ति आएगा ताजुद्दीन करके, दोनों को अंधा करवा के मार देगा और फिर वो बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाएगा। अब वो वही व्यक्ति यहाँ पे तजाउद्दीन, ध्यान रखिएगा, तजाउद्दीन फिरोज शाह, अगर देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य का सबसे एक वेल एजुकेटेड शासक के रूप में मौजूद होता है, जैसे कि कभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक हुआ करता था, वैसे ही अभी ये फिरोज शाह। और हिंदुओं को भी इसने प्रश्रय देना शुरू किया, खासकर ब्राह्मणों को देखेंगे तो रेवेन्यू वगैरह वसूलने का इसने कंट्रोल दिया हुआ था, जो फाइनली एक दिल्ली सल्तनत का प्रमुख, ठीक है, पतन का कारण भी बनेगा। तो 1397 से लेकर 1422 के ईस्वी के आसपास 8वां सुल्तान है। देखिए नंबरिंग में जानबूझ के दे रहा हूँ, और नंबरिंग में उन्हीं चीज़ों को दे रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो तजाउद्दीन फिरोज शाह 8वां सुल्तान के रूप में ये मौजूद है। विजयनगर राज्य के विरुद्ध इसने 3 सैनिक अभियान किया। अब ये जो 3 सैनिक अभियान है, ठीक है, बड़ा ही मायने रखता है, लेकिन फाइनली इसका कंक्लूजन देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो अभियान जो हुआ था देवराय प्रथम के खिलाफ हुआ था, और देवराय प्रथम को इसने पराजित किया तो उस समय बहुत ही खतरनाक, मैंने अव्यवहारिक आप सकते हैं, ठीक है, मैंने बहुत ही बेकार संधि करना पड़ता था, और इसने उसकी पुत्री के साथ विवाह किया। जब विवाह किया तो देखिए दहेज प्रथा वगैरह भी था, ठीक है, दहेज में इसको रायचूर जो दोआब का, जो बांकापुर का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र इसको मिल गया। लेकिन फाइनली इतिहासकारों के द्वारा भी बोला जाता है कि पुनः आगे चल के, ठीक है, देवराय प्रथम ने, ठीक है, आगे चल के इस क्षेत्र को वापस, ठीक है, ले लिया। राजधानी इसी ने, देखिए अपनी राजधानी इसने गुलबर्गा को कंटिन्यू रूप से जारी रखा, और गुलबर्गा को बहुत ही इसने डेवलप करने का प्रयास किया, जैसे भव्य इमारत हो गया। स्पेन की यहाँ पे कुर्तुबा कार्डोवा जो शैली जो था, ध्यान रखिएगा, उसी शैली के आधार पे इसने गुलबर्गा में एक मस्जिद का भी यहाँ पे निर्माण करवाया। तो दे देगा यहाँ पे कि स्पेन की कुर्तुबा शैली का जो, ठीक है, मस्जिद का जो निर्माण किया गया किस शासक के द्वारा करवाया है या फिर कहाँ करवाया गया है, ठीक है, दोनों तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। भीमा नदी के तट इसने एक फिरोजाबाद नगर की भी स्थापना करवाया, और साथ में देखिए इसके, ठीक है, समकालीन जो इम्पोर्टेंट जो पोर्ट हुआ करता था, जैसे चौल और दभोल बंदरगाह को इसने बहुत ही अधिक रूप से यहाँ पे विकसित करवाया, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार के लेके, ठीक है, खासकर मध्य एशिया हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, अरब, ठीक है, फारस की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था चौल और दभोल बंदरगाह।
अब देखिए राजस्व प्रशासन के लिए मैंने बताया था कि ब्राह्मणों को इसने अधिकार दिया हुआ था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और माना जाता है कि ब्राह्मणों ने बहुत अधिक हद तक ठीक है इसको डैमेज करने का प्रयास किया। पूरा पर पूरा रेवेन्यू उसको मिल नहीं पाता था, जिसकी वजह से राजकोष में ठीक है कमी आने लगी, ब्राह्मण वर्ग वहाँ पे मजबूत होने लगा। खगोल शास्त्र को इसने प्रोत्साहन देना शुरू किया। मैंने बताया था वेल एजुकेटेड एक शासक है, तो खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन देना शुरू किया। और दौलताबाद में ध्यान रखिएगा एक वेधशाला की स्थापना की। मैंने समझ पा रहे हैं वेधशाला, ठीक है, दूरबीन यंत्र की यहाँ पे इसने स्थापना की। पूरी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है वेधशाला की स्थापना किस शासक के द्वारा यहाँ पे किया गया। विदेशियों को बसाने के लिए मैंने शुरू में आपको बताया हुआ था कि विदेशियों के बसाने की कोशिश करेगा, जिसमें ईरानी, अरब या तुर्क एक कंपोजिट कल्चर बनाना चाहता है इस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। इसीलिए बाहर से जो भी मुस्लिम लोग थे, खासकर ईरानी हो गया, अरबी हो गया, तुर्की हो गया, इन सबको अपने क्षेत्रों में लाएगा। और यही एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। कैसे, देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ईरानी, अरबी या तुर्क को उस समय अफाकी कहा जाता था, जो बाद में जो मुस्लिम लोग आए। अब यहाँ पे जो ईरानी, अरब या तुर्की जो लोग आ रहे हैं, इसमें अधिकतर जो देखेंगे ना तो इसमें सिया लोग था। ध्यान रखिएगा सिया लोग था। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे भारत में बस चुका था, जो मुस्लिम जो बस चुका था, उसमें अधिकतर जो संख्या थी सुन्नियों की संख्या थी। तो सबसे बड़ी तो समस्या है यहाँ पे सांप्रदायिकता को लेके, एक सिया है एक सुन्नी है, दोनों एक दूसरे को ठीक है फूटी आँख नहीं सुहाते थे, जो कि प्रशासनिक कुशलता को ठीक है चलाने में दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा आगे चल के इस बहमनी साम्राज्य के पतन को लेके। तो देखिए यहाँ पे अमीर वर्ग यहाँ पे कौन था, अफाकी। और यहाँ पे जो दक्कनी जो लोग थे, जो ऑलरेडी पहले से मुस्लिम लोग बसे हुए थे, अब यहाँ से क्या हुआ तो इनको जब प्रश्रय देना शुरू किया अफाकियों को, तो दो गुटों में लोग बट जाएगा। और तो और देखिए इसने अफाकियों को राजश्रय देना शुरू किया। अब राजश्रय का मतलब कि राजा अगर किसी एक विशेष व्यक्ति समुदाय को अगर संरक्षण दे रहा है तो उसका प्रमोशन देखिए तेजी से होगा, उसकी सामाजिक यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, आर्थिक ठीक है भी वहाँ उसकी जो ठीक है ज़रूरतें हैं पूरी तरीके से पूरा हो जाएगी, मतलब कुल मिला के देखिए अमीर हो जाएगा वो, ठीक है। अब यही चीज़ हो रहा है। देखिए अब फारकियों को यहाँ पे राजश्रय जब दिया जाने लगा तो ऊंचे पदों पर इनको नियुक्ति किया जाने लगा। अब यहाँ पे जो पहले से जो दक्कनी लोग थे, दक्कनी जो मुसलमान थे, जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग थे, इनको तो समस्या होगा ही होगा, इनके पेट में दर्द होगा ही होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि ये लोग दुश्मन को पूरी तरीके से ताजुद्दीन फिरोज शाह को ये लोग मानता था। देखिए क्या हो रहा है, बहमनी साम्राज्य के पतन का मुख्य ये कारण भी बनेगा। और इसी के समय एक प्रसिद्ध जो सूफी संत होगा, सिया सूफी संत, जिसका नाम है बंद नवाजा या गेसु दराज, यहीं पे आकर ये बस गए। माना जाता है कि आगे चल के इससे मतभेद हो जाएगा, ठीक है, इस फिरोज शाह से। फाइनली देखिए 1422 में इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तब तक ये तो बीज बो के चला जाएगा अफाकी और दक्कनी मुसलमान, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। अब उसके बाद से देखिए आ रहा है यहाँ पे शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। टाइम पीरियड है 1422 से लेके 1436 तक, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, ठीक है, तो जो गुलबर्गा अगर देखा जाए तो जब से विदेशी जो मुसलमान लोग आया तो एक विद्रोह का केंद्र बन गया था गुलबर्गा के एरिया। षड्यंत्र वगैरह ठीक है आम तौर पे वहाँ पे होते रहता था। इसीलिए अपना इसने राजधानी स्थानांतरित कर दिया कि ना यहाँ पे हम रहेंगे, क्योंकि जहाँ शासक है, जहाँ राजधानी है, शासक रहेगा और उसके आसपास के लोग अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे में मैंने एकदम अपने मार काट करने में लगे रहेंगे, तो कभी भी सही तरीके से कोई शासक शासन नहीं कर पाएगा। समझना है इसको आपको, ठीक है। तो इसीलिए उसने राजधानी स्थानांतरित कर दिया, गुलबर्गा से उसने बीदर स्थानांतरित कर दिया, जो बिल्कुल ही मैंने बताया था जियोग्राफिकल लोकेशन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ये बीच वाला जो इलाका था बीदर, ठीक है, बहुत ही मौसम वगैरह बहुत शानदार हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए उसने अपनी राजधानी कहाँ कर लिया, बीदर स्थानांतरित कर दिया। इसने भी क्या किया, देखिए विदेशी अफाकियों की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया हुआ था, अर्थात जो दक्कनी जो मुसलमान थे अब उनकी वैल्यू गिर रहा है और विदेशियों की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए पूरा का पूरा ये लोग अपना शिहाबुद्दीन अहमद शाह को अपना ही ठीक है ये लोग पूरी तरीके से सपोर्ट दे के इसको शासक बनाया हुआ था। अफाकियों के जो वंशज था, ठीक है, जो मेन जो उसका ओरिजिन था अफाकियों का, उसका ठीक है खलाफ हसन बसरी, बहुत फेमस नाम है, इसको इतना बड़ा पद दे दिया गया, मलिक उल तुजार की इसको उपाधि दे दिया गया। अब यहाँ पे जो सुन्नी जो मुसलमान हैं, दक्कनी जो मुसलमान हैं, बिल्कुल ये लोग असंतुष्ट हो गया
और असंतोष पूरी तरीके से दिखाने लगा, सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। जब भी सांप्रदायिक रूप धारण करेगा, हिंसा को बढ़ावा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, मार काट आगजनी ये सब नॉर्मल बात होती है, और उस समय भी ये सारी चीज़ें होने लगा। अब देख पा रहे हैं शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई यहाँ पे शुरू हो गई। ठीक है, शाह वली संत अहमद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। शाह वली संत अहमद इसी शासक को, ठीक है, अर्थात जो, ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है शिहाबुद्दीन अहमद शाह को यहाँ पे, ठीक है, एक इसको अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसका नाम है शाह वली संत अहमद के रूप में भी इसको जाना जाता है। ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। खुरासान में स्थित, देखिए, इसने इस फरानिया का जो कवि था, ध्यान रखिएगा, शेख आजारी उसके दरबार में आया हुआ था। पूछा जा सकता है इस फरानिया का कवि, ध्यान रखिएगा, शेख आजरी इसी के दरबार में आया हुआ था। 1436 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसकी मृत्यु के बाद अब नेक्स्ट जो शासक आएगा अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय आएगा, जिसका टाइम पीरियड है 1436 से लेकर 1458 के बीच। माना जाता है कि इसका देवराय द्वितीय से 2 बार युद्ध हुआ। देवराय द्वितीय को, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक अच्छा खासा योग्य कैटेगरी के शासक में यहाँ पे रखा जाता है। इसके साथ साथ इसने गजपति शासकों से भी युद्ध किया। ठीक है, बीदर में बहुत इसने एक अच्छा काम किया, पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, एक सफा खाना अर्थात एक दवा खाना का इसने निर्माण करवाया। किसने? अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने। इराक का महमूद गवाह इसी के समय भारत आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस महमूद गवाह से ये अहमद शाह द्वितीय इतना प्रभावित हुआ, देखिए, ठीक है, कि उसको अपने दरबार में रख लेगा। तो 1458 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे इस महमूद गवाह को विशेष तौर पे आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, अब इसकी मृत्यु के बाद इसका ज्येष्ठ जो पुत्र होगा हुमायूं शाह, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नहीं, ठीक है, हुमायूं आएगा अगले, ठीक है, टेन्यूर में ही आएगा वो, ठीक है, जब आप लोग मुगल काल देखेंगे। तो यहाँ पे उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा हुमायूं शाह को यहाँ पे सुल्तान बनाया जाएगा। अब हुमायूं शाह और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे महमूद गवाह, दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, हुमायूं शाह का टाइम पीरियड 1458 से लेकर 1461 के बीच। अब ये क्या करेगा, तो हुमायूं शाह महमूद गवाह को प्रधानमंत्री अपना नियुक्त कर लेगा। बहुत ही वेग व्यक्ति है महमूद गवाह। अनेक विद्रोह का यहाँ पे सामना भी करेगा और बड़ी निर्ममता के साथ महमूद गवाह के साथ मिलके उस विद्रोह को दबाएगा। इसीलिए इसको विद्रोह मैंने इतना ही निर्ममता पूर्वक दबाया कि इसको, देखिए, दक्कन का नीरो या फिर इसको जालिम के रूप में जाना जाता है। नीरो मतलब समझ रहे हैं ना, नीरो कभी, ये ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य का शासक हुआ करता था। जब बोला जाता है कि जब पूरा रोमन शहर जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, इतना खतरनाक शासक था। ठीक है, माना जाता है कि आग इसने लगवाया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे अपने ही लोगों को मार रहा, इतना कट्टर, इतना जालिम टाइप का, ठीक है, शासक के रूप में इस हुमायूं शाह को जाना जाता है। इसका जो उत्तराधिकारी था, देखिए, ठीक है, बहुत ही अल्प आयु था, छोटे छोटे इसके बच्चे थे। इसीलिए अपने जीवन काल में ही इसको लगा कि भाई शासक तो हमारा बेटवा ही बनेगा। ठीक है, अपना जीवन काल में ही जो एक राजमाता का जो कॉन्सेप्ट था उस समय, जिसका नाम था मखदूमे जहाँ, ध्यान रखिएगा, मखदूमे जहाँ, ठीक है, मूल नाम था उसका, नरगिस बेगम के संरक्षण में एक प्रशासनिक परिषद की गठन किया कि देखो, अगर हम मर जाएंगे तो हमारा अल्पकालिक मैंने अल्प वयस्क जो बेटा होगा शासक वही बनेगा। और उसको सहयोग देने के लिए बिल्कुल आज के समय में एक मंत्री परिषद टाइप का, देखिए, प्रशासनिक परिषद का यहाँ पे गठन कर दिया। और बड़े मजे की बात है कि इसका जो प्रमुख जो बना, ध्यान रखिएगा, महमूद गवाह, प्रमुख महमूद गवाह था। और दूसरी, ठीक है, जो राजमाता है, जो कि देख पा रहे हैं, मखदूमे जहाँ। अब देखिए 1461 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसकी मृत्यु के बाद इसका अल्प वयस्क जो पुत्र होगा निजाम शाह, ध्यान रखिएगा, निजाम शाह अब शासक बनेगा। इसकी आयु मात्र यहाँ पे 8 साल की होगी। प्रशासनिक परिषद के माध्यम से अपना ये, ठीक है, शासन प्रशासन को यहाँ पे चला रहा है। कूटनीतिक एवं जो महत्वाकांक्षी यहाँ पे जो व्यक्ति है महमूद गवाह, ठीक है, पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो इसी समय से उस बहमनी साम्राज्य का जो कंट्रोल है इसके कंट्रोल में आ गया पूरी तरीके से। ठीक है, 2 वर्ष को, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के अंतराल में अगर देखा जाए तो जो, ठीक है, बिल्कुल ही जो अल्प वयस्क जो शासक था बेचारा, ठीक है, ये निजाम शाह, इसकी यहाँ पे लगभग 1463 में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद से देखिए उसका एक और छोटा भाई है जिसका नाम है यहाँ पे शमसुद्दीन मुहम्मद सुल्तान। अब ये अगला शासक यही बनेगा शमसुद्दीन मुहम्मद सुल्तान, जिसको तृतीय के नाम से जाना जाता है, 1463 से लेकर 1482 तक। अब इसी को, ठीक है, अंतिम शासक के रूप में ही जाना जाता है बहमनी साम्राज्य का।
एग्जाम वगैरह में देगा तो आप इसी को लगाएगा एक, ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय को। देखिए 9 वर्ष का था, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका टाइम पीरियड देख पा रहे हैं 1463 से लेकर 1482 तक है। यहाँ पे लगभग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग मोटे तौर पे लगभग 19 सालों तक ये शासन सत्ता को संभाले रखेगा। महमूद गवाह ही यहाँ पे इसका भी संरक्षककर्ता के रूप में, जो कि एक प्रशासनिक परिषद का जो इसके पिता के द्वारा हुमायूं शाह के द्वारा यहाँ पे गठित किया गया था। महमूद गवाह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। यही महमूद शाह को मैंने बताया था, बिल्कुल एक कटप्पा टाइप का था, जो इसको आदेश मिल जाता था किसी भी हद पे पूरा करने के लिए तैयार होता था। तो महमूद गवाह अल्प वयस्क सुल्तान की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था किया, और इतना ये शानदार शिक्षा को व्यवस्था किया कि फिरोज शाह के बाद से सबसे वेल एजुकेटेड शासक महमूद शाह तृतीय को ही इस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जाना जाता है। राजमाता थी, देखिए मखदूम जहां ने महमूद गवाह की जो राजभक्ति और योग्यता पर पूरा विश्वास था, और इसी विश्वास के माध्यम से अब इस राजमाता ने महमूद गवाह को देखिए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया कि भाई तुम ही रहो प्रधानमंत्री। मतलब कि शासक के बाद से सबसे जो पावरफुल व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री ही होगा। अब फिरोज के बाद देखिए बहमनी सुल्तानों में मैंने बताया था कि महमूद शाह तृतीय को सर्वाधिक योग्य शिक्षित शासकों में हम माना जाता है। और जब ख्वाजा जहाँ की यहाँ पे जब मृत्यु हो जाएगी तो महमूद गवाह को ध्यान रखिएगा, उसने ख्वाजा जहाँ की यहाँ पे इसने उपाधि दी। तो पूछा जा सकता है कि ख्वाजा जहाँ की उपाधि किसको मिली, तो ध्यान रखिएगा महमूद गवाह को ख्वाजा जहाँ, मैंने ख्वाजा जहाँ मतलब एक संरक्षक के रूप में जो व्यक्ति मौजूद है उसी को ख्वाजा जहाँ, ठीक है। देखिए इसने कुछ रचना किया, किसने, तो महमूद गवाह ने रौजत उल इंसा और दीवान असरा, 2 रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेचारा इस षड्यंत्र का शिकार हो गया, क्योंकि देखना है आपको, ठीक है, कि ये भी विदेशी बाहरी व्यक्ति ही था, ठीक है। तो बाहरी व्यक्ति था तो सबसे समस्या थी दक्कनी जो मुसलमान थे उनसे समस्या थी, सुन्नी जो मुसलमान थे उनसे समस्या थी। माना जाता है कि उन्हीं लोगों ने इसको षड्यंत्र में फंसा दिया, जाली कागजात वगैरह एविडेंस के रूप में दिखा दिया, और 1481 में जो शासक था यहाँ पे अल्पवयस्क जो शासक था, हालांकि अब तो बड़ा हो गया उस समय तक, शासक द्वारा इसको हत्या का यहाँ पे आदेश दे दिया गया। लेकिन जैसे ही, ठीक है, इसकी हत्या हो गई, उसके बाद से बहमनी साम्राज्य का पतन यहाँ पे शुरू हो गया। उसके बाद से कोई इतना योग्य शासक नहीं मिलेगा। फाइनली 1482 के आसपास जब मोहम्मद शाह को पता चलेगा कि भाई इतना मेरा मैंने गलत डिसीजन की वजह से इतना मेरा विश्वास पात्र आदमी मारा गया, बेचारा ये भी वियोग में, देखिए, ठीक है, अभी 1482 में इसका उम्र ही कितना होगा, लगभग 30 साल के आसपास इसका उम्र हुआ होगा, और उसी समय इसकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, महमूद शाह तृतीय की मृत्यु हो जाएगी। और यही उसके बाद से देखिए इस बहमनी साम्राज्य का पतन होने लगेगा। कुछ शासक आएंगे, छोटे मोटे नाम आएंगे, लेकिन फाइनली देखेंगे तो जैसे दिल्ली सल्तनत से बहमनी साम्राज्य अलग हुआ था, वैसे ही बहमनी साम्राज्य से भी अब उसके अंतर्गत जो भी छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, जैसे कि अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बरार, ठीक है, सारा का सारा क्षेत्र ये लोग सेपरेट हो जाएगा, एक बीजापुर होगा, 5-5 क्षेत्र दक्कन के सुल्तान, ठीक है, जो हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। अब देखिए महमूद गवाह और उसकी उपलब्धियाँ, जो कि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो महमूद गवाह एक ईरानी था, आया था देखिए व्यापार के उद्देश्य से गुलबर्गा आया हुआ था, लेकिन जो सुल्तान अलाउद्दीन जो अहमद शाह द्वितीय था उसकी योग्यता से इसने प्रभावित हो गया, क्योंकि इसी के समय आया हुआ था, और अपने दरबारी अमीरों में इसको शामिल कर लिया। इसीलिए आगे चल के इसको प्रधानमंत्री, ठीक है, जल्दी बना दिया गया। आजीवन पूरी निष्ठा और लगन से ये साम्राज्य की सेवा करता रहा, शासक की सेवा करता रहा, बिल्कुल कटप्पा की तरह, और बहमनी साम्राज्य की राजनीतिक समस्याओं का इसने समाधान किया, बल्कि उसको एक उत्कर्ष की पराकाष्ठा तक भी लेके गया। इसी महमूद गवाह के समय बहमनी साम्राज्य एक सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि विशाल जो एरिया को कवर करने में सफल होता है। महमूद गवाह ने देखिए कुछ अच्छा काम किया, जैसे कि महमूद गवाह का मदरसा बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महमूद गवाह का मदरसा, ठीक है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि महमूद गवाह ने पूरी निष्ठा के साथ, देखिए मैंने बताया इस साम्राज्य और सुल्तान किसने ना कि सिर्फ सेवा की, बल्कि आगे चल के इसी के समय देखेंगे तो अगले 20 वर्ष का जो इतिहास है, शासक तो नाम मात्र है, लेकिन महमूद गवाह के इर्द गिर्द यहाँ पे सिमट के रह जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो पावर जो है इसी महमूद गवाह के अंतर्गत यहाँ पे आ गया है। इसने विजयनगर से संघर्ष किया, और जो भी क्षेत्र विजयनगर ने खासकर रायचूर दबाव वगैरह को लेकर जो लिया हुआ था, सारा क्षेत्र माना जाता है कि उस विजयनगर से छीन लेगा।
गोवा पर ये अधिकार करेगा आगे चल के। गोवा जो आप समझ सकते हैं, ठीक है, बंदरगाह के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे अरबी फारसी घोड़े यहाँ वहाँ का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य आयात करता था। उस गोवा पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। रूसी यात्री निकेतन, ध्यान रखिएगा, इसी के समय आया था। कभी महमूद गवा का नाम दे देगा और कभी इस महमूद शाह तृतीय का नाम दे देगा। शासक के रूप में महमूद शाह तृतीय है, लेकिन उसके संरक्षक के रूप में महमूद गवा है। बीदर में देखेंगे तो एक विशाल मदरसा का निर्माण करवाएगा, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया, यही वो मदरसा है, सॉरी, यही वो मदरसा है, विशाल मदरसा महमूद गवा का मदरसा बीदर में है। तो बीदर में इस टाइप की जो कलाकृति है आपको, ठीक है, बहुत अधिक दिखाई देगी। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको इन सारे जगहों पे टाइम मिले तो जरूर घूमिए। इसने क्या किया, तो साम्राज्य को 8 प्रांतों में बांट दिया। शानदार तरीके से कार्य प्रशासन को चलाने के लिए, सामाजिक या फिर प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के लिए 8 प्रांतों में इसने बांटा। और न सिर्फ बांटा बल्कि कैसे फंक्शन करेगा उसके लिए पद बना दिया। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, वकील सल्तनत बनाया, जिसको, ठीक है, नायब बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नायब, ठीक है, मैंने इसको प्रधानमंत्री के पद से तुलना किया जाता है। अमीर जुमला पद बनाया। ये पद वित्त मंत्री के समान था, जो पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटी पे कंट्रोल होता था। वकील कुल था, पद प्रधानमंत्री के जैसा था, और अन्य मंत्रियों का इसका निरीक्षण करना था। ध्यान रखिएगा, अन्य मंत्रियों का निरीक्षण करना था। पेशवा, ध्यान रखिएगा, पेशवा इसमें भी है, ठीक है, और यहीं से पेशवा चल के आगे चल के देखेंगे तो मराठों में भी जाएगा। तो पेशवा यह पदाधिकारी वकील एवं सल्तनत का सहायक हुआ करता था। वजीर या अशरफ, इसका पद विदेश मंत्री टाइप का होता था, और नाजिर वित्त विभाग से संबंध था। इसके अलावा देखिए कोतवाल है, पता होना चाहिए, पुलिस विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। और 8वें नंबर पे यहाँ पे सद-ए-जहाँ, यह सुल्तान के पश्चात राज्य का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। ये जो 8 लोग हैं यहाँ पे भी अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है कि क्या पूछ रहा है, किस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि नवरत्न हो गया, अष्ट दिग्गज हो गया। अष्ट दिग्गज तेनालीरामा में देखेंगे आप लोग, मैंने कृष्णदेव राय, ठीक है, जो कि तेनालीरामा अष्ट दिग्गजों में शामिल था। आगे चल के छत्रपति शिवाजी के समय भी अष्ट दिग्गजों का पूरी तरीके से वहाँ पे चर्चा मिलेगा। और यहाँ महमूद गवा के समय भी अष्ट दिग्गजों का, अष्टपद का यहाँ पर चर्चा मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, आसानी से सारे सवाल सही हो जाएगा। अब बहमनी साम्राज्य का पतन का कारण क्या है? पतन का कारण यही है कि देखिए, दक्कनी और अफाकी जो अमीर थे, अर्थात बाहरी वर्सेस विदेशी, माने विदेशी वर्सेस, ठीक है, देसी हो गया। यहाँ पे शिया सुन्नी विवाद हो गया, संघर्ष की वजह से बेचारा आपस में लड़ते रह गया। प्रशासनिक संरचना पूरी तरीके से कमजोर हो गई। ईरान के सिया संतों को आमंत्रित भी इसने किया। सिया संत मतलब समझ रहे हैं ना, सिया संत, सुन्नी लोग कभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और बहुत बड़ी समस्या के कारण था। इससे दक्कनी जो सुन्नी मुसलमानों में असंतोष होना शुरू हो गया। सुल्तान फिरोज का हिंदुओं को और विशेष झुकाव था, जैसे ब्राह्मणों को इसने रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का, ठीक है, मौका दे दिया था। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या के कारण था। अनेक अनिर्णित युद्ध भी लड़ा गया, चाहे हम लोग बात करें गजपति शासक उड़ीसा से, चाहे विजयनगर, ठीक है, शासकों से। युद्ध में देखिए दोनों तरफ लॉस होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है, खासकर विजयनगर साम्राज्य से। आंतरिक षड्यंत्र में एकता का अभाव था, क्योंकि जैसे ही विदेशी लोग आया, अफाकी लोग आया, सुन्नी मुसलमान खासकर लोग आया, तो फिर तो वो बहमनी जो साम्राज्य है बिल्कुल अनबैलेंस हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या का कारण था। कुल मिला के देखिए, ये सब पतन के कारणों में आपको, ठीक है, कम से कम अगर स्टेटमेंट में देगा तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। कल हम लोग बात करेंगे जो दक्कन का जो 5 सुल्तान है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी, कि 5 सुल्तान का नाम देगा, किसने किस किस, ठीक है, क्षेत्र की स्थापना की, और फिर क्या क्या हुआ आगे चल के, सारी चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।